स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, तो देखो लॉज ऑफ मोशंस में जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे बोलता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है जैसे ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सर्ट करता है फोर्स पे फ्रॉम अ डिस्टेंस। बच्चों मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि फोर्स को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशंस में लाने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए। कुछ अपन को एक्सटर्नल एजेंसीज नीडेड होती है जो कि प्रोवाइड करेगा, और जो एक्सटर्नल एजेंसी होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो बॉडी के कांटेक्ट में हो। ठीक है, अरिस्टोटल फैलेसी बच्चों कहता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को मोशंस में होने के लिए। ठीक है, अब बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब होता है इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों जब भी अपन बॉडी को मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्म मोशंस में तो अपन अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स जो कि इनकाउंटर करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, कि दो फोर्स का सम अप जीरो हो। मतलब ये कहेंगे कि यदि नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है, कंटिन्यू रहेगा रेस्ट पे जब तक मूव कराने के लिए अपन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी देना पड़ेगा। और ये जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी को उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस कहता है बच्चों यदि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तब तक होगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अपन ना दे। मतलब ये है कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। एक्सेलेरेशन कैन बी नॉन जीरो यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और एक्सेलेरेशन नहीं भी जीरो हो सकता है यदि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस में कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो तो सिंपल केस है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो। जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे और ये रिलेट होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी से। मोमेंटम होता है m/v। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंटम m/v होगा। अब बच्चों सेम फोर्स सेम टाइम में चेंज करेगा, सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज। बच्चों जो सेम फोर्स होते हैं सेम टाइम में वो सेम चेंज करेंगे मोमेंटम ऑफ डिफरेंट बॉडीज का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के जो कि डायरेक्शन में होगा जिसमें फोर्स एक्ट करेगा। F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T dP अपॉन dP होगा बच्चों, या K m/a होगा, dP अपॉन dt m/a होगा। यदि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लॉ में F 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, कांस्टेंट फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ वेक्टर लॉ होता है, ये इक्विवेलेंट होगा 3 इक्वेशन से F = mx y और z पे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों जो होता है एप्लीकेबल होता है सिंगल पॉइंट पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बच्चों वो होता है फोर्स एट अ पॉइंट स्पेस या सर्टेन इंस्टेंट टाइम रिलेटेड होगा ए से, और एक्सेलेरेशन यहाँ पे होगा डिटरमाइन होगा फोर्स से, नॉट बाय हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इंपल्स क्या होता है बच्चों? इंपल्स होता है फोर्स टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जो लार्ज फोर्स एक्ट होता है शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस करेगा फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, उसको इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करें तो फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है बच्चों। ये एक्सप्रेस किया गया था न्यूटन के द्वारा कि एवरी एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होगा। यहाँ पे बच्चों टर्म एक्शन और रिएक्शंस थर्ड लॉ का मतलब है फोर्स के बारे में। ठीक है, और बच्चों इसका मतलब ये है कि फोर्स हमेशा पेयर में होंगे। फोर्स बॉडी ए पे बी इज इक्वल होगा अपोजिट टू। देखो मान चलो बॉडी ए के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है बी पे, तो इतना ही फोर्स बॉडी बी पे ए के द्वारा लगाया जाएगा। जो टर्म और एक्शन रिएक्शन होता है वो रॉन्ग इंप्रेशन देगा कि कोई भी कॉज नहीं होता। इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड थर्ड लॉ कि जो फोर्स ऑन ए बाई बी होगा और जो फोर्स ऑन बी बाई ए होगा वो सेम इंस्टेंट पे लगेगा। एक्शन और रिएक्शन बच्चों एक्ट करता है डिफरेंट बॉडीज पे, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगा, सेम बॉडी पे नहीं करेगा। FAB = -FBA। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जो सेकंड एंड थर्ड लॉ होता है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, मतलब P initial = P final होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का वो कंजर्व्ड होगा। एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, कोलिजन ऑफ टू बॉडी। ठीक है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन बच्चों सेकंड कंडीशन में कि जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है कि सिचुएशन जहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि F1 F2 F3 तीनों का जो वेक्टर सम है वो जीरो है। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल है। कॉमन फोर्सेस मैकेनिक्स में कौन से बच्चों? एवरी बॉडी हमारे अर्थ में एक्सप्रेस करेगा फोर्स ऑन ग्रेविटी, अदर फोर्स जो कि मैकेनिक्स में कॉन्टैक्ट फोर्स है।
जो कंपोनेंट होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के, नॉर्मल टू द सरफेस होगा उसको नॉर्मल रिएक्शंस कहेंगे, जो पैरेलल होगा उसको फ्रिक्शंस कहेंगे। F माइनस के होता है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग होता है उसको टेंशन कहते हैं। केवल बच्चों ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स ही रिलेवेंट होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिक्स में। फ्रिक्शंस में बच्चों देखो ये फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी होगा, टेबल में इसको फ्रिक्शन फोर्स से सिंपली फ्रिक्शंस कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पे नो अप्लाइड फोर्स होगा तो यहाँ पे कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा इंपीडिंग मोशंस को। ये पाया गया है बच्चों जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट के, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होगा। म्यूएस क्या है, कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। जो कांस्टेंट म्यूएस होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यूस इनटू एन होगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शंस फोर्स होता है बच्चों अपोज करेगा रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कांटेक्ट, इसको काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, जिसको एफ के से डिनोट करेंगे। ये इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट से, ये इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी से। एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो कि डिपेंड करेगा सरफेस इन कांटेक्ट पे, ठीक है। जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अपन को स्टेटस नहीं देगा, फंडामेंटल लॉस लाइक दोस फॉर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स होगा पैरेलल टू द सरफेस होगा जो कि अपोज करेगा इंपीडिंग और एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। tan थीटा p मैक्स कितना होगा, म्यूएस होगा, मतलब म्यू थीटा मैक्स डिपेंड करेगा म्यूएस पर और इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द बॉडी पे। ये कॉन्सेप्ट है। रोलिंग फ्रिक्शंस क्या होता है बच्चों, ये मच देखो सब रोलिंग फ्रिक्शन मच स्मॉलर होता है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, याद रखना सबसे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शंस, ठीक है। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं बच्चों रिड्यूस करता है काइनेटिक फ्रिक्शंस को मशीन्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लुब्रिकेंट्स क्या करेगा, काइनेटिक मशीन्स को फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है मशीन्स में। जो थिन कजन होता है एयर मेंटेन बिटवीन सॉलिड सरफेस रिलेटिव मोशन, वो इफेक्टिव वे होता है जिससे अपन फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ऑर्डरली कार बच्चों फ्रिक्शंस बिटवीन टायर्स और रोड प्रोड्यूस करेगा नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स जिससे कार एक्सीलरेट करता है बच्चों। सर्कुलर मोशन में पता ही F = mv²/r होगा, फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। मोशन जो होता है वो वेट की वजह से होगा, नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा। यदि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो नॉर्मल mg के बराबर होगा बच्चों। वही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो कि प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस को, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड क्या होगा सर्कुलर मोशन का, कार पॉसिबल Vmax √ म्यूएस rg होगा। मोशन ऑफ कार और बैंक रोड की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा rg tan थीटा अपॉन 1 - म्यू tan थीटा की पावर 1/2। और ये देख सकते हो कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होती है कार की वो ग्रेटर होगी बैंक रोड में, ग्रेटर होगी फ्लैट रोड से। वेलोसिटी √rg tan थीटा, इस स्पीड में फ्रिक्शन फोर्स की नीडेड नहीं होती है। और जो सेम इक्वेशन ये भी बताता है कि फ्रिक्शन यदि इससे ज़्यादा है मतलब स्लोप कार कैन बी पार्क्ड होगा tan थीटा लेस देन म्यूएस। मैक्सिमम क्या होगा rg म्यूएस प्लस tan थीटा 1 - म्यूएस tan थीटा √1/2। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, इसमें कुछ खास बात नहीं है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्शन पेयर होता है उसमें एक म्यूचुअल फोर्स होगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा बिटवीन टू बॉडीज। जो प्रैक्टिस होता है फ्री बॉडी डायग्राम का उससे करेगा प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। अरिस्टोटल ने बताया कि फोर्स नेसेसरी होती है किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशंस में करने के लिए। एवरी बॉडी बच्चों यदि रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन रहेगा तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यदि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे 0 तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मोमेंटम m/v होगा, F = dp/dt होगा, m/a होगा। SI यूनिट न्यूटन 1 kg/m/s होगा। ये वेक्टर इक्वेशन एप्लीकेबल होता है पार्टिकल के लिए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है बच्चों। F सर्टेन स्टेट होगा, ठीक है, सेकंड लॉ है, ओके। इंपल्स क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू टाइम होगा जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ क्या आता है, एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होगा। फोर्स नेचर में पेयर में पाया जाता है बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज, ठीक है। और जो इंटरनल एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है बिटवीन डिफरेंट बॉडीज उसका सम 0 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व्ड होगा। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग द कॉमन टेंजेंट होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा इंपीडिंग रिलेटिव मोशंस को, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल रिलेटिव मोशंस को। इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट में सेटिस्फाई करेगा, Fmax म्यूस * r होगा, F म्यू के * r होगा। म्यू के क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू के क्या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पेयर ऑफ सरफेस ऑफ इन कांटेक्ट। ये पाया जाएगा कि म्यू लेस देन होगा म्यूएस। मोमेंटम का बच्चों mlt-1 है, फोर्स mlt-2 है, इंपल्स है mlt-1 है, स्टैटिक फ्रिक्शन mlt-2 है, काइनेटिक फ्रिक्शन mlt-2 है। फोर्स बच्चों हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन F। वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम रेस्ट पे होगा, इसका मतलब ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन नेसेसरी 0 होगा उस इंस्टेंट पे, ठीक है। फोर्स = ma होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F स्टैंड पड़ेगा नेट फोर्स ड्यू टू मटेरियल एजेंसी एक्सटर्नल टू बॉडी। ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों अनदर काइंड ऑफ फोर्स नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है अप टू लिमिट इतना, ठीक है। तो फैमिली इक्वेशन है mg = r, टेबल ट्रू होगा यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है।
एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ का सिंपली स्टैंड होता है म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन अ पेयर ऑफ बॉडीज। एक्शन रिएक्शन एक्ट करेगा डिफरेंट बॉडीज पे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, ठीक है। सेकंड लॉ मोशन से यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन नहीं होगा बिटवीन इंटीमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है फोर्स का फिजिक्स में वो कंफ्यूज नहीं होगा सिचुएशन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से, लाइक फीलिंग ऑफ फोर्स से, ठीक है बच्चों। तो फोर्स बच्चों हमेशा जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ मोशंस के अलाउंग हो, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी मोमेंटरी रेस्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स और एक्सेलेरेशन नेसेसरी जीरो हो उस इंस्टेंट पे। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू आर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू इनटू आर होगा बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा इंपीडिंग रिलेटिव मोशन को, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करता है एक्चुअल रिलेटिव मोशन को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों अपोज करेगा रिलेटिव इंपीडिंग मोशंस को, और फ्रिक्शन मोशंस क्या करेगा, वो करेगा अपोज करेगा एक्चुअल रिलेटिव मोशंस को, ठीक है। सेकंड लॉ मोशन से बच्चों कोई भी कॉन्सेप्चुअल डिस्टेंस नहीं होगा बिटवीन इंटीमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन रिएक्शन एक्ट होगा डिफरेंट बॉडीज पे। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है जिसकी लिमिट है म्यूस इनटू एन। सेंट्रीपिटल फोर्स रिगार्डेड नहीं होता, अनदर काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स हमेशा बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी नहीं होगा। टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, पी इनिशियल पी फाइनल। इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसका सम जीरो होगा। फोर्स हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई dt होगा, p इज इक्वल टू mv होगा, और बच्चों इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर में म्यूचुअल फोर्सेस होंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट होंगे बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। ये वही है बच्चों। उसके बाद बता ही दिया मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, आर जी म्यूस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यूस थीटा अंडर रूट होगा। और ये अपन देख सकते हैं कि पॉसिबल स्पीड ऑफ कार जो होगा मैक्सिमम होगा बैंक रोड में, ग्रेटर होगा फ्लैट रोड से, ठीक है। और बच्चों सेम इक्वेशन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम अंडर रूट म्यूस इनटू आरजी होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर टर्न, इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द कार पे, एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होगा। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे अराउंड द सन, ठीक है। उसके बाद बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मच स्मॉलर होगा स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लुब्रिकेंट्स होता है बच्चों रिड्यूस करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन मशीन्स को, ये सब बताई दी। ऑर्डनरी रोड में बच्चों फ्रिक्शन बिटवीन टायर और रोड प्रोवाइड करता है नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स जिससे कार एक्सीलरेट करेगा। थीटा मैक्स म्यूएस होगा, थीटा मैक्स डिपेंड करेगा और म्यूस इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ बॉडी पे। फ्रिक्शन बच्चों कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स होगा जो कि पैरेलल टू द सरफेस होता है, जो कि अपोज करेगा इंपीडिंग या एक्चुअल रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू सरफेसेस, ये बता दिया बच्चों। उसके बाद बच्चों बता दिया कि जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अपन को स्टेटस नहीं देगा, फंडामेंटल लॉस लाइक ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। आपके म्यू के इनटू 1 होगा बच्चों, इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी से, ठीक है। अपोज करेगा रिलेटिव मोशंस को, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, डिनोटेड होगा। और ये इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट के और इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी के, ठीक है। कोफिशिएंट होगा, ये डिपेंड करेगा सरफेस इन कांटेक्ट पे म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूस इनटू एन के बराबर या उससे कम होगा। अप्लाइड फोर्स होगा, मैक्सिमम स्लाइड करेगा बच्चों, एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। कांस्टेंट म्यूस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे बच्चों, म्यूस इनटू एन होगा। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो लिमिटिंग वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट के। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा इंपीडिंग मोशंस को, ठीक है बच्चों। कभी कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। जो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी होता है उसी को अपन सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, खुद से वो एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स आपको बता ही दिया। कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स जो कि नॉर्मल है उसको अपन कहते हैं फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ही रिलेवेंट होता है मैकेनिक्स के कांस्टेंट्स में। एवरी ऑब्जेक्ट बच्चों अर्थ में एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सभी अदर फोर्सेस कॉमन में मैकेनिक्स है, और जो कॉमन है वो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों। इक्विलिब्रियम में बताई दी आपको जहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होगा। अब जो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है दैट इज लीनियर मोमेंटम, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद तुमको बता ही दिया कि न्यूटन थर्ड लॉ में कि फोर्स इंटरेक्शन म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज का फोर्स हमेशा पेयर में पाया जाता है, और एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। फोर्स हमेशा पेयर में होगा, फोर्स बॉडी ए बी इज इक्वल होगा अपोजिट टू फोर्स ऑन बॉडी बाय बी। और बच्चों कोई भी इफेक्ट रिलेशन नहीं होगा कि जो फोर्स होगा वो सेम इंस्टेंट पे एक्ट करेगा, और एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होता है, सेम बॉडी पे नहीं होता है बच्चों, ठीक है। फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू चेंज इन मोमेंटम होगा। लार्ज फोर्स एक्ट करता है शॉर्ट टाइम के इंटरवल के लिए, इसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू dp बाई dt होगा बच्चों, ये एप्लीकेबल होगा सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए, dp बाई dt ma होगा, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स के सेकंड लॉ मोशन है बच्चों। सेम फोर्स होता है सेम टाइम में जो चेंज करेगा मोमेंटम ऑफ डिफरेंट बॉडीज को, ठीक है बच्चों। मोमेंटम क्या होगा, p m into v होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बात कर लिया एक्सटर्नल फोर्स बच्चों। अरिस्टोटल ने बोलता है एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को मोशन करने के लिए। इनर्शिया का मतलब क्या होता है बच्चों, इनर्शिया का मतलब होता है कि अपन को रेजिस्टिव चेंज। यदि एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो तो इसका एक्सप्रेशन जीरो होगा, यदि एक्सप्रेशन नॉन जीरो है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि बॉडी कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये एक्सटर्नल लेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, ओके। तो बच्चों ये हमारा क्या था न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के बारे में।
तो ये हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ बच्चों, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ। थैंक यू बच्चों।